कितना है h, और मान लो इसका रेडियस है r। तो आप सब मुझे बताओ कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पता है तुम्हें? पाई आर स्क्वायर एच, इतना ही होता है। पढ़ा होगा अब तक ये तो। आप मुझे बताओ पाई आर स्क्वायर क्या होता है। पाई आर स्क्वायर मतलब ये वाला एरिया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो इस चैप्टर में जब भी वॉल्यूम आएगा ना, तो मैं उसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा, एरिया इंटू हाइट। तो तब तुम कंफ्यूज मत होना। तो एक तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट। दूसरा मैं क्या लिखूंगा, छोटा सा मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम। और मास क्या होता है, ये तुम याद रखना, ठीक है। ये बेसिक्स है जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो अब सबसे पहला टॉपिक लिखो तुम अपनी कॉपी में। टॉपिक लिखो इक्वेशन, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और देखना अगर तुम्हारे स्कूल में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पर डिपेंड करता है। तो लिखो अपनी कॉपी में कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। लिख लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे टिक करके मत आ जाना, गलत हो जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्यों करता है, तो दिमाग में तो ये क्वेश्चन आएगा ही तुम्हारे। तो अब देखना, अब तुम समझना कि ये इक्वेशन है क्या। तो सपोज करो कि ये कोई पाइप है। एक सेकेंड, मान लो कि ये कोई पाइप है। ठीक है, सपोज करो कि ये कोई पाइप है और मान लो कि ये पूरा का पूरा पाइप फ्लूइड से भरा हुआ है। मतलब इस पाइप में बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये आपका पूरा जो पाइप है ये किससे भरा हुआ है, मैं बोल रहा हूं कि आपका ये पूरा पाइप जो है वो किससे भरा हुआ है, यहां तक फ्लूइड से भरा हुआ है। मतलब यहां से लेके यहां तक आपका पाइप फ्लूइड से भरा हुआ है। और मैंने क्या कर रखा है, यहां पे मैंने दो प्लेट्स लगा रखी है। मतलब ये एक प्लेट है, इसका एरिया है A1। और मान लो कि नीचे जो प्लेट है, मान लो उसका एरिया है A2, है ना। अब तुम एक बात ध्यान से सुनो, सब मुझे एक चीज बताना, सब एक बार आंसर भी करना। ये पूरा पाइप पानी से भरा हुआ है। अगर मान लो कि मैं नीचे वाली प्लेट को x डिस्टेंस आगे खिसकाता हूं, कितना x डिस्टेंस, तो मेरी ये वाली प्लेट कहां पहुंच जाएगी, यहां पे पहुंच जाएगी। तो ये जो बीच वाला पानी है, ये जो बीच वाला पानी था, ये कहा जाएगा ऊपर। और आपकी ऊपर वाली प्लेट कहा जाएगी, थोड़ी आगे आ जाएगी। मान लो कि आपकी ऊपर वाली प्लेट यहां पे y डिस्टेंस आगे आ गई। कोई डाउट तो नहीं है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप सोचो। अगर आप नीचे वाली प्लेट को आगे खसकाओगे तो ये जो बीच वाला पानी है कहां आ जाएगा, ऊपर। और आपकी ऊपर वाली प्लेट आगे आ जाएगी। और अब मैं तुम्हें एक चीज पूछ रहा हूं, सब उसका सोच समझ के आंसर देना। मान लो कि यहां पे जितना पानी आगे आया, उतना ही पानी यहां पे भी आया होगा। कोई डाउट है इसमें कि नहीं डाउट है? मैं एक चीज तुम्हें बोल रहा हूं, सपोज करो कि ये एक पाइप है और मान लो कि ये पूरा पाइप तुम्हारा दूध से भरा हुआ है, पूरा पाइप। इस पाइप में बिल्कुल जगह नहीं है। तो अगर तुम यहां से 2 लीटर दूध अंदर डालोगे तो बीच में अंदर तो जगह ही नहीं है। तो वहां से कितना दूध बाहर निकलेगा, 2 लीटर ही बाहर निकलेगा। कोई डाउट तो नहीं है कि इसमें डाउट है? थोड़ा सोच के देखो। ये पाइप पूरा दूध से भरा हुआ है, अंदर बिल्कुल जगह नहीं है। आप यहां से 2 लीटर दूध और अंदर डालो तो यहां से बाहर कितना निकलेगा, 2 लीटर ही निकलेगा। तो यहां पे आपने जितना वॉल्यूम आगे खिसकाया, अब भी मैंने तुम्हें बताया वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे आगे आएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, A1 इंटू वाई। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अनुष्का, स्वरा, परीन, ध्रुव, तुम्हें डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा यार, प्लीज यार, कि सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, अब वापस बता दो। डाउट है तो पूछो। मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी पाइप में फ्लूइड भरा हुआ है और तुम यहां से इस प्लेट को आगे खिसकाओ तो ऊपर वाली प्लेट भी आगे खिसक जाएगी, है ना। और यहां पे जितना ये वॉल्यूम होगा ना आगे खिसका, उतना ही ये वॉल्यूम होगा, है ना। तो A2x इक्वल टू A1y। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। वापस रिपीट करूं? और किसको डाउट है? अनुष्का समझ में आया? ध्रुव, अच्छा अनुष्का का स्वरा रिपीट करता हूं, देख। ध्रुव, कोई डाउट है तेरे को कि वापस तेरे को भी समझना है?
जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, वरना वापस देख लेना, कोई नहीं, बस खत्म हो जाएगा, इतना ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा वापस समझा रहा हूँ, स्वरा ध्यान से देखना। तो स्वरा मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज करके तेरे पास ये एक पाइप है, ठीक है, और मान ले कि ये पाइप पूरा का पूरा, ये पाइप पूरा का पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है। इस पाइप में गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें तो कुछ और डाल सके। अब तू सपोज कर कि यहां से 2 लीटर दूध और डालती है, मान लीजिए दूध से भरा हुआ है, तो अंदर तो जगह ही नहीं है, तो यहां से कितना लीटर दूध बाहर निकलेगा, देख 2 लीटर ही निकलेगा। तो जितना वॉल्यूम आप अंदर डालोगे उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा। बस मैंने यही किया पीछे वाले क्वेश्चन में, देख यहां पे एक प्लेट थी A2 की, उसको मैंने x डिस्टेंस आगे खिसकाया, तो मैंने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया, A2 इंटू एक्स, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। और मैंने यहां से पानी को आगे खिसकाया, तो ये ऊपर वाली प्लेट आगे आ गई, और ये कितना आ गया, ये y, तो कितना वॉल्यूम आगे आया, A1y। लेकिन जितना वॉल्यूम आप आगे खिसकाओगे उतना ही यहाँ पे आगे खिसकेगा, तो इसलिए मैंने A2x इक्वल टू A1y किया। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, तो देखो अब तुम समझना कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लिखते कैसे हैं, और फिर हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब तुम समझना, वापस मैं वही डायग्राम बना रहा हूं। तो सपोज करो कि ये पाइप था अपना, और मान लो ये प्लेट थी अपनी, और मान लो कि यहाँ वाला एरिया A1, यहाँ वाला एरिया A2। तो अगर यहाँ से आप x डिस्टेंस फ्लूइड अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पे कितना बाहर निकलेगा, y। और एक बात कंफर्म है कि जितना वॉल्यूम वहां से घुसोड़ोगे उतना ही वॉल्यूम ऊपर से बाहर निकलेगा। और मान लो कि ये x डिस्टेंस आने में t टाइम लगा, तो इसको y डिस्टेंस आने में भी t टाइम लगेगा, क्योंकि जितने टाइम में तुम फ्लूइड अंदर डालोगे उतने टाइम में बाहर भी निकल जाएगा, क्योंकि अंदर तो टिक नहीं सकता। तो आप दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करो। तो मान लो कि यहाँ पे आगे जाने की वेलोसिटी v1 है, और यहाँ पे इस प्लेट के बाहर निकलने की वेलोसिटी v2 है। तो x अपॉन टी अपन क्या लिख सकते हैं, a1 v1, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, और वहां पे ऊपर वेलोसिटी कितनी है, तो आ जाएगा a1 v1 इक्वल टू e2 v2। लिख लो अपनी कॉपी में, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लिख लो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, मतलब यहाँ पे जो एरिया है इंटू यहाँ की वेलोसिटी इक्वल टू ऊपर वाला एरिया इंटू वहां की वेलोसिटी। मतलब जिस रेट से आप पानी को अंदर डालोगे उसी रेट से आपका पानी बाहर निकलेगा। तो याद रखना, वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है, कई बार एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम फ्लो रेट, तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। और याद रखना, जिस रेट से आप वॉल्यूम अंदर डालोगे उसी रेट से आपका वॉल्यूम बाहर निकलेगा। सो A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। लिख लो अपनी कॉपी में, और ये है आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और यहां पे अपन ने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे लगाया, जितना फ्लूइड अंदर जाएगा उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा, आपका मास तो कहीं जा ही नहीं रहा, इसलिए मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या यूज किया था, कंजर्वेशन ऑफ मास। लिख लो अपनी कॉपी में। अब इसका मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो मुझे टॉपिक ज्यादा समझ में आएगा। एक बार लिख लो इसको। ध्रुव कोई डाउट है तुझे तो पूछ, शांत बैठा हुआ है तो कोई डाउट है तो पूछो। परीन कोई डाउट है तो पूछो। अब मैं इसका तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मेरी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो एक बार लिख लो इसको, बस एग्जाम में अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है, डायग्राम बना के A1x इक्वल टू A2y, टी से डिवाइड कर दो, आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, खत्म। ठीक है, तो अब देखो, अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसका, सब समझना। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास ये एक पाइप है, मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये एक पाइप है, और मान लो कि यहां का जो एरिया है वो है 6 मीटर स्क्वायर, और वहां का जो एरिया है वो है 12 मीटर स्क्वायर, मतलब ये वाला एरिया। और मान लो कि यहां से अंदर फ्लूइड जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको बताना है कि यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी। मान लो ये v1 है, और मान लो ये v2 है। तो देखो, जिस रेट से फ्लूइड अंदर जा रहा है उसी रेट से बाहर निकलेगा, क्योंकि आपका जो ये पाइप है वो पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है, आपको ये एज्यूम करके चलना है। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो A1 कितना आएगा 6, V1 कितना है 10, A2 कितना है 12 इंटू V2। तो 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, तो आपका V2 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तुम्हें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे बार बार काम आएगा। हाँ स्वरा, मैंने टाइम चेंज नहीं किया बेटा,
सर मैं देख, तू ध्यान से देख, ये एक पाइप है और मान ले कि मैं यहां से 2 लीटर दूध डाल रहा हूं, तो जैसे ही आपने 2 लीटर दूध डाला, अंदर ये दूध तो टिक सकता ही नहीं है, क्योंकि ये पाइप तो पूरा भरा हुआ है। तो जितने टाइम में आप ये डालोगे उतने ही टाइम में वापस निकल भी जाएगा, क्योंकि अंदर तो रुक ही नहीं सकता। इसलिए मैंने दोनों तरफ टी और टी लिया था। ठीक है, देखो अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम सब समझना। अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। तो सपोज करो कि अपने पास इस तरीके के पाइप है, एक पाइप ये, मान लो यहां का एरिया A1 और यहां पे फ्लूइड जा रहा है V1 से। मान लो कि दूसरा पाइप ये, मान लो कि यहां एरिया A2 और यहां पे भी फ्लूइड आ रहा है V2 से। मान लो कि एक पाइप ये, मान लो कि यहां का एरिया A3 है और यहां से बाहर निकल रहा है V3 से। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप यहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख के बताओ। तो तुम सब एक चीज ध्यान से देखो, इस पाइप में आपका फ्लूइड भरा हुआ है, अंदर फ्लूइड के ठहरने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ध्यान से देखो, यहां से आ रहा है, यहां से भी आ रहा है ना? तो कितना आ रहा है देखो, A1 V1 प्लस A2 V2, लेकिन यहां से बाहर जा रहा है, क्योंकि तीनों तरफ से तो अंदर नहीं आ सकता, फिर जाएगा कहां? अंदर जाएगा तो जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो ये आपकी इक्वेशन। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो जितना वॉल्यूम अंदर आएगा उतना वॉल्यूम बाहर जाएगा, बस सिंपल कंसेप्ट लगाया मैंने। तो यहां से अंदर आ रहा है, यहां से भी अंदर आ रहा है और यहां से बाहर जा रहा है, तो जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। बन गई इक्वेशन। डाउट है इसमें तो पूछो। परीन, ध्रुव, कोई डाउट है तो पूछो। अगर एक में से अंदर जाता तो, हाँ वो भी कर लेते हैं, मैं देखो अगला वही करा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। रुक, ये लिखने दे एक बार। स्वरा डाउट है, अनुष्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं तेरा बता देता हूँ डाउट। ये पता है, ये अपने, तुम लोगों को पता है अपने वो हार्ट का डायग्राम बनता है, एओर्टा वेओर्टा का, ये वहां पे पता है ये सब इक्वेशंस काम आती है। एओर्टा वेओर्टा वो आता है ना यार, वो उसमें बहुत सारे पाइप होते हैं अपने हार्ट में घुसते हैं, फिर बहुत सारे पाइप हार्ट से निकलते भी हैं। और इनके बाद बायो है, उनको पता होगा, एरोट्रा, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नहीं पता है। बट हाँ वहां पे ये सब लगाते हैं कंटिन्यूटी। तो अब तुम सुनना, अब एक क्वेश्चन तुम, इक्वेशन तुम बनाना। सपोज करो कि ये एक पाइप है, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, यहां पे फ्लूइड अंदर जा रहा है। मान लो कि ये एक और पाइप है, सपोज करो कि ये एक और पाइप है। मान लो कि यहाँ नीचे एक और पाइप है और मान लो कि यहाँ पे एक और पाइप है। मान लो कि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2, यहाँ पे एरो देखो ध्यान से, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A3, यहाँ पे V3, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A4, यहाँ पे V4, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया A5, और ध्यान से देखना यहाँ पे V5। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तुम कैसे लिखोगे? सोचो, लगाओ दिमाग। देखो एक बात याद रखना, जितना फ्लोरेट अंदर की तरफ आएगा ना, उतना ही फ्लोरेट बाहर की तरफ जाएगा। जितना फ्लोरेट, अब तुम खुद सोचो, कहां से फ्लूइड अंदर आ रहा है और कहां से बाहर निकल रहा है, सोचो। यहां से अंदर आ रहा है, ठीक है? तो पहले जो अंदर आ रहा है उसको एक तरफ लिखो, जो बाहर निकल रहा है उसको एक तरफ। तो इक्वल टू लगा दो, पहले अंदर आ रहा है उसको एक तरफ लिखते हैं। तो A1 V1, यहां से तो बाहर जा रहा है, यहां से भी बाहर जा रहा है, यहां से भी बाहर जा रहा है, यहां से खत्म। अब बाहर जाने वाला लिखो, तो A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4 प्लस A5 V5। हो गया? आया तुम्हें समझ में? कि अभी भी तुम्हें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डाउट है? आ गया समझ में? तो आगे बढ़ जाता हूं मैं अब। क्लियर है? ध्रुव क्लियर है? आज ध्रुव शांत बैठा हुआ है। अनिष्का तो क्लियर है। स्वरा, आई थिंक स्वरा तेरे को भी क्लियर है। मुझे लग रहा है तुम लोगों को समझ में आ गया टॉपिक, मुझे और कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो तुम अपनी कॉपी में, पास्कल्स लॉ। आसान है, बहुत आसान है, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल ये बोलता है, पास्कल क्या बोलता है लिखो अपनी कॉपी में, इफ प्रेशर, इफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड,
तो फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे इफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड इज इंक्रीज्ड, comma, then the pressure transmits in all directions equally. The pressure transmits in all directions. The pressure transmits in all directions equally. एक बार इसको लिखो अपनी कॉपी में, फिर मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगा ना, वो एग्जांपल से तुम्हें 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। तो पास्कल्स लॉ बोलता है कि इफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड इज इंक्रीज्ड, आप फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज करो, देन द प्रेशर ट्रांसमिट्स इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली। आपका जो प्रेशर है वो सब दिशाओं में बराबर ट्रांसफर कर जाता है। अब इसका क्या मतलब है तुम ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, मान लो कि यहां पे एक पाइप है, ये एक कंटेनर है, मान लो यहां पे भी एक पाइप है, ये एक कंटेनर है, मान लो यहां पे भी एक पाइप है और ऊपर भी एक पाइप है। सपोज करो यहां पे भी एक पाइप है और ये पूरा कंटेनर फ्लूइड से भरा हुआ है, पूरा कंटेनर लाइक इट्स कंप्लीटली फिल्ड अप विद द फ्लूइड। ये पूरा कंटेनर फ्लूइड से भरा हुआ है। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं कि मैं यहां से एडिशनल पानी डालता हूं बहुत एक्स्ट्रा फोर्स से, तो आप मुझे बताओ कि क्या खाली यहां से पानी निकलेगा कि इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा? सोच के बताओ क्या होगा परीत। अगर मैं ऊपर से अचानक तेज फोर्स से पानी डालूं तो क्या सारा पानी सामने से निकल जाएगा कि थोड़ा इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा? सोचो एक बार। हर पाइप से निकलेगा। ये तुम बचपन से देख रहे हो, हर पाइप से निकलेगा। इसका मतलब हुआ क्या, अगर आपने इधर प्रेशर लगाया तो आपका प्रेशर इधर भी ट्रांसमिट हुआ, नीचे भी ट्रांसमिट हुआ और इधर भी ट्रांसमिट हुआ। समझ में आया तुम्हें? ये पास्कल का लॉ है। तो तुम अगर तुम लिखते तो तुम्हारे नाम का लॉ बन जाता, और पास्कल ने लिखा तो उसके नाम का लॉ बन गया। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। क्लियर हुआ तुम्हें कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है। तो फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे ना तो वो सब तरफ बराबर ट्रांसमिट होता है। तो अब पास्कल्स लॉ का क्या यूज है ये लिख लो, ये डायग्राम बना के और ये एग्जांपल लिख लो, फिर अपन अगले पे आते हैं। लिख लो एक बार इसको, लिख लो एक बार इसको, लिख लो। फिर मैं तुम्हें इसका एक एप्लीकेशन बताता हूँ, और बाकी एक एप्लीकेशन मैं तुम्हें चैप्टर के एंड में कराऊंगा इसका, क्योंकि वो तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो इसका एप्लीकेशन क्या है समझना। सपोज करो कि ये एक छोटा पाइप है, और इधर की तरफ इसका मुंह बड़ा है, और मान लो कि इस पाइप के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। लाइक यहां से फ्लूइड चालू हो रहा है, इस जगह से यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है जिसका एरिया है A1, और यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, और अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो आपको भी पता है कि जब दो पाइप में फ्लूइड भरा होता है तो इक्विलिब्रियम पे दोनों पाइप में सेम हाइट होती है। और मान लो कि ये वाला एरिया है आपका A2, ठीक है, ये आपका फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब अभी राइट नाउ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दोनों पाइप में फ्लूइड। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक फोर्स लगाता हूं F1, कितना फोर्स लगाता हूं F1, तो आप मुझे बताओ कि मैंने इस प्लेट पे कितना प्रेशर क्रिएट किया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो नीचे वाले फ्लूइड पे फोर्स लगेगा, वो नीचे वाले पे लगाएगा, वो नीचे वाले पे लगाएगा, वो नीचे वाले पे। तो आपका ऐसे प्रेशर ट्रांसमिट होते होते कहां पहुंचेगा? इस प्लेट पे पहुंचेगा। तो इस प्लेट पे आपका प्रेशर कितना पहुंचा? P। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा F2, तो कैसे करेंगे? देखो इस प्लेट पे कितना प्रेशर लगा P, और P क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये P है क्या? F1 अपॉन A1। तो क्या फॉर्मूला बना? F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। और याद रखना, अगर तुमने इस प्लेट को नीचे X से कंप्रेस किया और मान लो ये प्लेट ऊपर Y गई, तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा उतना ही वॉल्यूम वहां पे ऊपर जाएगा। तो आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखनी है। कौन सी?
अगर आपने इधर फोर्स लगाया F1 इस प्लेट पे, तो यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा और वो प्रेशर ट्रांसमिट होके उस प्लेट पे जाएगा और उस प्लेट पे फोर्स कितना लगेगा F2। तो अपन F2 कैसे निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, तो F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2 है ना। लिख लो, दोनों इक्वेशन लिख लो और कोई डाउट है तो पूछो। हाँ परीन, एरिया अलग है तो क्या हो गया, यही पास्कल्स लॉ की खास बात है कि तू कम वाली जगह फोर्स लगा तो यहां पे जो प्रेशर निकलेगा ना, वो ऐसा का ऐसा प्रेशर तेरा यहां का यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंडा। तो जब मेरा वो कार की कंपनी थी, जब कार जिन कंपनियों में कार बनती है, अनुष्का वापस रिपीट करूं, ठीक है एक बार वापस रिपीट करता हूं, एक बार सुन लो, वापस रिपीट करता हूं। तो सपोज करो कि मेरे पास ऐसा एक सिस्टम है, एक सेकेंड ना, मेरे पास ये एक सिस्टम है, यहां पे एक छोटा पाइप है और यहां पे एक बड़ा पाइप है, और मान लो कि शुरुआत में इन दोनों पाइप में फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो उस पाइप में, और जब है ना अगर आप एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो दोनों तरफ सेम हाइट होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर तुमने मेरे को लगा तुम्हें पता होगा ये चीज कि अगर दो पाइप पे आप पानी भर दो ना तो दोनों में सेम हाइट आ जाती है ना। अब सपोज करो कि इसके ऊपर एक प्लेट है और इस प्लेट का एरिया है A1, और मान लो इसके ऊपर भी एक प्लेट है और मान लो कि इस प्लेट का एरिया है A2, है ना। अगर मान लो, सब ध्यान से सुनना, सपोज कि मैं इस प्लेट पे ऊपर से एक फोर्स लगाता हूं F1, तो इस प्लेट पे मैंने कितना प्रेशर लगाया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये प्लेट आपकी फ्लूइड पे पड़ी है, तो आप प्लेट पे प्रेशर लगाओगे तो फ्लूइड पे लगेगा, तो ये वाला फ्लूइड नीचे वाले फ्लूइड पे लगाएगा, वो नीचे वाले पे लगाएगा, वो नीचे वाले पे, वो नीचे वाले पे। तो ऐसे आपका प्रेशर ट्रांसमिट होता 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 आपका प्रेशर कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे। पर प्रेशर कितना पहुंचेगा, P, क्योंकि प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड। तो यहां प्रेशर पड़ा P, तो इस प्लेट पे कितना प्रेशर पड़ेगा, P, और इस प्लेट पे मान लो फोर्स लगा आपका F2, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन P अपन ने अभी देखा क्या होता है, F1/A1। तो ये आपका इक्वेशन बन गई, F1/A1 इक्वल टू F2/A2। और मान लो कि आपने इस प्लेट को कंप्रेस किया X, और मान लो ये प्लेट ऊपर गई Y, तो आपने जितना वॉल्यूम यहाँ पे कम किया, कितना कम किया, A1X, उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, A2Y। ये पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है, पास्कल के दो एप्लीकेशन आ रहे हैं, वो मैं चैप्टर के एंड में कराऊंगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना हम लोग क्या करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं अब। और न्यूमेरिकल से तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्या मस्त चीज है, न्यूमेरिकल से तुम्हें क्लियर होगा कि बहुत मस्त चीज है ये। कोई डाउट है, अनुष्का, ध्रुव, कोई डाउट है तो पूछो यार। ठीक है, तो अब इसका अपन एक क्वेश्चन, इसको लिख लो, इस जो डायग्राम है ना, लिख लो इसको। इसको लिख लो, और कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन देखो डायग्राम पे जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताना, देख परीन, इसका बहुत अच्छा यूज है, तो तुझे समझ में आएगा, देख। या फिर ना मैं तुम लोगों को वीडियो भेजूंगा आज कि ना इसका फैक्ट्री में कैसे यूज होता है। पर एनीवेज एक बार तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करो। सपोज करो कि ये दो पाइप है, ये पाइप बहुत पतला है, बहुत पतला है। मान लो इस पाइप का जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर, और मान लो कि ये जो पाइप है इसका एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, और मान लो कि इन दोनों पाइप में आपका एक फ्लूइड भरा हुआ है। सपोज करो कि इन दोनों पाइप में आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है, सेम हाइट पे ही भरा हुआ होगा, और मान लो कि इस प्लेट पे, मेरा क्वेश्चन है कि दोनों तरफ प्लेट पड़ी है, और अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन ये है कि, एक सेकेंड ना, मेरा क्वेश्चन ये कि मुझे इस वाली प्लेट पे एक गाड़ी रखनी है 500 किलो की, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी रखूंगा तो ये प्लेट तो नीचे आ जाएगी, है ना। इतनी भारी गाड़ी रखोगे तो ये प्लेट ऊपर आ जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ मैं यहां पे कितना मास रखूं,
कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। ध्यान से सुनना। तो यहां पे इस प्लेट पे आपको गाड़ी रखनी है, लेकिन जैसे ही आप इस प्लेट पे गाड़ी रखोगे, जैसे ही आप इस प्लेट पे गाड़ी रखोगे, तो यार ये गाड़ी तो इस प्लेट को दबा देगी। और तो इधर बैलेंस करने के लिए मैं कितना मास रखूं? देखो अब इक्वेशन सुनना। तो F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन F2। तो मान लो कि ये वाला एरिया A1 है, ये वाला A2 है। अगर यहां पे आपने मास m रखा, तो इस प्लेट पे कितना फोर्स पड़ेगा? mg। और इधर का एरिया कितना है? 1। उधर वाले प्लेट पे कितना मास पड़ा है? 500। तो उधर कितना फोर्स पड़ेगा? 500 जी। है ना? किसी भी मास m पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लगता है? mg। और उधर का एरिया कितना है? 100। तो ये से ये गया, g से g गया। चेक करो आपका मास कितना आया? 5 किलो। तो तुम ध्यान से देखो, तुम एक 5 किलो की मदद से 500 किलो की कार को बैलेंस कर रहे हो। अब सोचो कि ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पे एक सबसे बड़ा फंडा जो यहाँ पे यूज आया वो है ये, कि यहाँ पे जो प्रेशर बनता है ना, वो प्रेशर आपका सब जगह इक्वली ट्रांसमिट होता है। सब जगह आपका प्रेशर पी ट्रांसमिट होगा। ये फ्लूइड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है। कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर पास्कल्स लॉ में हमें ये डाउट आ रहा है। कोई भी डाउट है तो आप पूछो यार, प्लीज यार। कोई डाउट है अनिष्का? कोई डाउट है? स्वरा, परीन, ध्रुव, कि तुम्हें समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो यहां पे एक वर्ड लिख लेना तुम, मैकेनिकल एडवांटेज। एक वर्ड लिखना आप, मैकेनिकल एडवांटेज। उसका फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट। तो जैसे इस क्वेश्चन में अपन ने कितना लोड डाला? 500 किलो का। पर अपन ने एफर्ट कितना किया? 5 किलो का। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 100। तो अगर तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आगे जाके ना ये टॉपिक बहुत काम आता है। मैकेनिकल एडवांटेज, कि कितना लोड है अपॉन उसको उठाने के लिए कितना एफर्ट किया। तो 500 किलो को उठाने के लिए आपने 5 किलो का एफर्ट किया। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन, पास्कल्स लॉ खत्म होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी खत्म होता है। और कोई डाउट है अब तक तो मुझे पूछ सकते हो। एक टॉपिक मैं और कर रहा हूं, फिर क्लास खत्म करूंगा। कोई डाउट है अब तक तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से देखो। सब एक चीज समझना। टॉपिक लिखो, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट। बस ये फॉर्मूला लिख लो। मास फ्लो रेट होता है एरिया डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद रखना। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? खाली एरिया इंटू वेलोसिटी। मास फ्लो रेट क्या होता है? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मास फ्लो रेट क्या होता है, तो ये मास फ्लो रेट का फॉर्मूला है। ये तुम याद रखना, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक पाइप है। मान लो मैं आपको बोलूं कि सपोज करो कि ये एक पाइप है, और इस पाइप से आपका फ्लूइड बाहर निकल रहा है। मान लो यहाँ पे फ्लूइड है, और मान लो कि आपका फ्लूइड बाहर निकल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये एरिया आपको दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी आपको दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ मास फ्लो रेट कितना होगा? तो कितना होगा? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो डेंसिटी 1000, 1000 इंटू 10, 10,000, 10,000, 20,000। तो यहाँ पे 20,000, और देखना आंसर क्या आएगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड। सॉरी, 20,000 किलोग्राम पर सेकेंड। क्या आंसर आएगा? 20,000 किलोग्राम पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में कितना किलो बाहर निकल रहा है? 20,000 किलो। है ना? तो मास फ्लो रेट का मतलब यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर सेकेंड। मतलब हर सेकंड कितना किलोग्राम बाहर निकल रहा है ना? ये होता है मास फ्लो रेट। तो इसकी यूनिट याद रखना और इसका फॉर्मूला याद रखना। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। पास्कल्स लॉ में कोई डाउट है तो पूछो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कोई डाउट है तो पूछो। वॉल्यूम फ्लो रेट में कोई डाउट है तो पूछो। मास फ्लो रेट में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो।
ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम ध्यान से देखो, लास्ट लिखो अपना आज का लास्ट टॉपिक लिखो, विस्कस फोर्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, विस्कस फोर्स। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स होता क्या है, देखो तो है ना, जो आपका लिक्विड होता है ना, अपना जो लिक्विड होता है या अपना जो फ्लूइड होता है ना, लिक्विड हमेशा लेयर्स में मूव करता है। फ्लूइड ऑलवेज ट्रैवल इन लेयर्स। अब पता है इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जैसे अगर मान लो तुम्हारे घर पे मान लो केचप की बोतल है। सपोज करो कि आपके घर पे कोई केचप की बोतल है, और अगर आप इस केचप की बोतल को उल्टी करते हो केचप निकालने के लिए, अगर आप इस केचप की बोतल को उल्टी करते हो ना, तो सबसे पहले पता है जो बीच वाला केचप है वो बाहर निकलता है, फिर साइड वाला बाहर निकलता है। तो बेसिकली अंदर क्या होती है, ऐसी लेयर्स बनी होती है। क्या बनी होती है? ऐसी लेयर्स बनी होती है। तो फ्लूइड हमेशा किस में मूव करता है? लेयर्स में। तो मान लो कि ये एक लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है, इसके नीचे एक और लेयर है, इसके नीचे एक और लेयर है। तो अगर ये वाली लेयर आगे जाएगी ना, तो ऊपर वाली लेयर भी इसको आगे जाने से रुकेगी, नीचे वाली लेयर भी आगे जाने से रुकेगी। क्योंकि नीचे वाली लेयर में जो एटम है वो भी इसके एटम को अपनी तरफ खींचेंगे, ऊपर वाले लेयर में जो एटम्स है वो भी उसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये लेयर्स के बीच में जो फोर्स होता है ना, वो होता है विस्कस फोर्स। तो लिखो अपनी कॉपी में, द फोर्स, द रिलेटिव फोर्स। लिखो, डेफिनेशन लिखो, द रिलेटिव फोर्स acting between layers of liquid, the relative force acting between layers of liquid मत लिखना, layers of fluid लिखना, is called as viscous force, is called as viscous force। तो आपका जो फ्लूइड होता है वो लेयर्स में मूव करता है, और उन लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो होता है आपका विस्कस फोर्स। द रिलेटिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स, इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ठीक है। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ईटा ए वी अपॉन एल। अब इसमें हर चीज का क्या मतलब है, अब तुम ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, और मान लो कि सरफेस के ऊपर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो कि सरफेस के ऊपर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और मान लो कि ये थिकनेस आपको एल दे रखी है, और मान लो कि इसके ऊपर एक प्लेट है। मान लो यहां पे ऊपर एक प्लेट है, इस प्लेट का एरिया है ए, और ये प्लेट आगे जा रही है वेलोसिटी वी से। तो इस प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा? देखो, एक तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, क्योंकि जितना प्लेट का एरिया होगा उतने एरिया पे आपका फ्लूइड प्लेट को कांटेक्ट कर रहा होगा, और जहां पे भी आपका फ्लूइड एरिया को कांटेक्ट करेगा वहां पे आपका फोर्स लगेगा, वेलोसिटी। अब जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आगे लेके जाओगे उतना फोर्स लगेगा अपॉन एल। आपका जितना एल ज्यादा होगा उतना फोर्स कम लगेगा, या जितना एल कम होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। तो आपका विस्कस फोर्स होता क्या है? ईटा ए वी बाय एल। तो अगर आपकी वेलोसिटी इधर की तरफ है तो आपका विस्कस फोर्स का लगेगा पीछे की तरफ। और याद रखना, ये जो ईटा होता है ना, इस ईटा को बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको डिनोट करते हैं ईटा से। ईटा आपका किस पे डिपेंड करता है? एक तो आपका ईटा डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है, डिपेंड ऑन फ्लूइड। जैसे हनी है, शहद का ईटा ज्यादा होता है, पानी का कम होता है। एक ईटा आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। याद रखना, ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर तुम फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घट जाएगा। जैसे अगर तुम्हारे घर में मान लो वो आता है ना चाशनी, है ना, तो तुम कभी देखना अगर चाशनी ठंडी होगी ना, तो उसको तुम तपेली से किसी और तपेली में डालोगे मुश्किल होगी। लेकिन उसी चाशनी को गर्म करना, आपकी तपेली आपकी चाशनी आराम से मूव कर जाएगी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घट जाता है। और ईटा फ्लूइड पर डिपेंड करता है, पानी का अलग होता है, चाशनी का अलग होता है, शहद का अलग होता है। तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बस दो चीजें और फिर अपन खत्म कर रहे हैं। तो अपन ईटा की यूनिट कैसे निकालेंगे? ऐसा यूनिट देखो, एल को ऊपर भेजो,
एरिया और वी को नीचे भेजो। अपन ने क्या किया, एल को ऊपर भेजा, ए और वी को नीचे भेजा। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेंथ की होती है मीटर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की होती है मीटर अपॉन सेकंड। तो सेकंड से सेकंड गया तो आपका यह क्या यूनिट आया, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो ईटा की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये तो ईटा की ऐसा यूनिट है, ये याद रखना। ईटा किस पर डिपेंड करता है, कौन सा फ्लूइड है और कितना टेम्परेचर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा ए वी बाय एल। तो अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड पे चलती है तो उस पर क्या लगता है, विस्कस फोर्स लगता है। ये है आज का टॉपिक। ठीक है, अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आज अपन ने 4 बड़े बड़े टॉपिक कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपना बर्नौली, स्टोक्स लॉ, पॉइजली, 3 चीजें होगी। और कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा, और हाँ इसकी शीट भेजूंगा मैं तुम्हें। शीट मैं तुम्हें कल तक भेजूंगा, बाकी सब तुम्हें आज भेज दूंगा मैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा। ओके यार।